नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन के लिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल दी है और nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल दिया है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा मोटिव है रेखीय स्पेक्ट्रम प्रूव करना। जो तीसरे वाले अभिग्रहित से प्रूव होगा, तीसरा वाला अभिग्रहित था h न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1। तो सब सीधी सीधी बात है, अपन इसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हमारा लक्ष्य ये है, इस इक्वेशन में चाहिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए। तो स्वाभाविक हम nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए ही प्रयासरत हैं। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, एक बार छोटे छोटे में बता देता हूं मैं आपको। हमने पहले तो निकाला nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ये निकाल लिया अपन ने, है ना। क्या निकाला ये, Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, जिसमें हमने बता भी दिया कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी, तीसरी, आदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या प्रथम की 4 गुनी, प्रथम की 9 गुनी, प्रथम की 16 गुनी, है ना। मतलब n स्क्वायर, जैसे 2 रखोगे तो 4 गुनी, 3 रखोगे तो 9 गुनी। दूसरा अपन निकाल चुके हैं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, है ना। ये हमने निकाला था Vn इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है साहब। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19 इंटू 10 की पावर 6, जिससे आप 2.2 भी लिख सकते हो, अपॉन n। जैसे जैसे कक्षा का क्रम n बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। अब आगे चलो सब, ये काम अपन कर चुके हैं। अब थर्ड नंबर, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी अब हमें En निकालना है। आप समझ होंगे ना। अब सब ये कैलकुलेशन करते हैं अपन, फिर अपन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, यानी बोहर रेखीय स्पेक्ट्रम को प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखेंगे, है ना। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी स्थितिज और गति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसलिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर, है ना। तो ये सब अब समीकरण 3 ले लेते हैं आज के हिसाब से। तो अब अपने को गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान निकाल के समीकरण 3 में पुट करना है। ठीक है। अब सब आ जाओ, क्योंकि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा तो हाफ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का m है और nवीं कक्षा में वेग Vn स्क्वायर है। अब सब, क्योंकि m Vn स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा है k स्क्वायर अपॉन Rn। ये जो हमने दूसरा अभिग्रहित लिखा था हाइड्रोजन परमाणु के लिए,
उस दूसरे अभिग्रहित में लिख रखा है हमने। जैसे अपन ने कहा था ना, सॉरी प्रथम अभिग्रहित है ना, प्रथम अभिग्रहित में हमने लिखा था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल से प्राप्त होता है तो k q1 q2/r², तो एक r कट ही चुका। z आपको प्रेक्षित नहीं होगा क्योंकि अपन पहले डिसाइड कर रखे हैं, अपन हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 है, तो z अपने फॉर्मूले में विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, है ना साहब, रखे साहब। इसलिए nवीं कक्षा में गति ऊर्जा कितनी हुई, En = हाफ mvn² का मान क्या रख दें, k²/Rn। ये साहब इसको मैं समीकरण ए दे देता हूं, ये तो निकाल ली गति ऊर्जा। अब nवीं कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा निकालनी है ना, तो साहब क्योंकि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला स्थिर विद्युत की में अपन ने निकाला है कि q1 q2/r है ना, इसलिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा EU है ना साहब, अपन उसको यहां पर EU से दर्शा रहे, तो EU से ही उसको दिखाएंगे ना, EU के नाभिक पर आवेश JD लिखते हैं। अब क्योंकि Z तो 1 है तो सब नाभिक पर आवेश क्या लिखेंगे, ओनली E लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही प्रोटॉन है और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की दूरी nवीं कक्षा में क्या लेंगे, Rn, तो सब अतः nवीं कक्षा में स्थिति हो जाएगी -k²/Rn, ये समीकरण बी। अब अपन स्थिति ऊर्जा निकाल चुके, EK है ना, ये EK लिखना भूल रहे हैं अपन थोड़ा सा, ये En की जगह EK, ठीक है, तो सब EK निकल ही चुका है और पोटेंशियल एनर्जी निकल ही चुकी है। ये दोनों मान अपने को किसमें रखना है, 3 में, है ना, तो सब समीकरण 3 से 3 में वैल्यू पुट कर दें, 3 में वैल्यू पुट करेंगे, En = काइनेटिक एनर्जी रखो हाफ k²/Rn, पोटेंशियल एनर्जी रखो, पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे, -k²/Rn, तो सब हाफ तो प्लस का और फुल माइनस का, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आएगी En बराबर -1/2 k²/Rn। ये सब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आ गई, इसको फिलहाल मैं C लिख देता हूं। अब ठीक है, अपने को अपना काम करना है, अपने को तो ये करना है, लेकिन मैं आपको यहीं पर स्थिति ऊर्जा व कुल ऊर्जा तथा गति ऊर्जा व कुल ऊर्जा में संबंध बताता हूं, है ना, ये काम है, सी से फिर वापस चालू हो जाएंगे ना। तो साहब एक छोटा सा मैं रिलेशन बिटवीन EK व En, कुल ऊर्जा और गति ऊर्जा में क्या संबंध है, तो ये देखो, ये गति ऊर्जा रही समीकरण ए में और ये कुल ऊर्जा रही समीकरण सी में। अब दोनों को देखो आप, सेम ही है, लेकिन ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है ना,
यानी ए और सी से ना, लिख देता हूं यहां पर समीकरण ए तथा सी से ना, समीकरण ए व सी से, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन देखो तो ई के इज इक्वल टू माइनस ई एन। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक कर दो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निकल जाएगी। ये डायरेक्ट है, अपन से जो एकेडमिक हैं पेपर होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि साहब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह आपको प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दे दी। अब आपसे पूछा गति ऊर्जा बताओ, तो आप सीधे क्या कर देना, ई काइनेटिक है ना, ये प्रथम कक्षा में इसी में गति ऊर्जा पूछी, माइनस लगाओ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी कक्षा में आपसे गति ऊर्जा पूछे तो उसी कक्षा में कुल एनर्जी की ऋणात्मक, कुल एनर्जी की ऋणात्मक, ठीक है साहब। अब इसी प्रकार से स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा के बीच में संबंध भी ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी अपना काम थोड़ा सा रोक दिया मैंने, जो अपना काम है वो तो कुल ऊर्जा निकालने का, जिसको मैंने समीकरण सी पर रोक दिया है फिलहाल। पहले मैं आपको संबंध बता दूं ताकि क्या न्यूमेरिकल में डायरेक्ट काम हो जाए, है ना। इसी प्रकार है ना, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी EU एंड EN। अब आप समीकरण कौन कौन सी लोगे, समीकरण ए कुल ऊर्जा, सॉरी समीकरण बी स्थिति ऊर्जा और समीकरण सी कुल ऊर्जा, है ना। तो समीकरण बी व सी से, ठीक है साहब। देखो सब बी और सी, तो ये स्थिति ऊर्जा दोगुनी है, दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन कुल ऊर्जा से कितनी है, दोगुनी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कुल ऊर्जा से दोगुनी होती है। मैं आता हूं इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था, या मैं पूरा क्वेश्चन करके बता देता हूं अगले पेज पर, है ना, फिर मैं आगे चलूंगा ना। जैसे n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En, अब En लिख दो या E1 लिख दो, En ही लिख देते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो n बराबर 1 में E यानी गति ऊर्जा व EU का मान बताओ, है ना। ये मिटा दूंगा मैं भी, बस आपको सवाल बता देता हूं। अब सीधी सी बात है, EK इज इक्वल टू -EN, -EN की वैल्यू 13.6, तो ये हो गया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार EU पूछेंगे तो EU बराबर +2EN, तो सब +2EN का मान कितना है, -13.6, तो ये हो गया सब -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो मैंने फॉर्मूले निकाले हैं ये वाले, ये आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे। किसी कक्षा में अगर आपको कुल ऊर्जा दे दी जाती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे दी है ना, एक मिनट, ये कुल ऊर्जा दे दी जाती है, तो सब आप उसी कक्षा में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले का अपन ने यूज किया, तो इसको पैक कर दें
क्योंकि ये पार्ट नहीं था अपना, ये तो आपको जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो इसको कर दो पैक, अपन अपने मोटिव की तरफ चले। तो ये मैंने पैक कर दिया, इसको अलग रखो, ये एक न्यूमेरिकल हो गया है ना, ताकि आपको याद रहे। अपना काम है कुल ऊर्जा ज्ञात करना। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आएगा सी में, En बराबर माइनस हाफ KE² अपॉन Rn। अब Rn अपन ने निकाला हुआ है ना, Rn का मान सी में रखें, है ना। तो समीकरण सी में Rn का मान रखने पर वापस कंटिन्यू हो जाओ, ये सब मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है ना। समीकरण सी में Rn, अब Rn बराबर आपको याद नहीं रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप वापस देख लेना। n² अपॉन h², 4π² m KE², ये अपन ने Rn निकाला था, है ना। तो सब समीकरण सी में Rn बराबर रखने पर, ठीक है सब, रखो, है ना। En इज इक्वल टू -1/2, है ना। KE², ये देखो आप, है ना, समीकरण सी एक बार देख लीजिए, ये रे KE² अपॉन Rn, है ना। अब ये Rn की वैल्यू पुट करते हैं अपन। Rn की वैल्यू n² h², अब ये बाकी पद ऊपर चला जाएगा, 4π² m KE², ये बाकी पद ऊपर चला गया, यानी En इज इक्वल टू, ये 2 से 2 काट देता हूं तो माइनस, है ना, 2 रह गया, ये 2 से ये 4 कट गया, 2 टाइम्स, है ना, 2π² m, 2π² m k इंटू के इधर भी आ गया ना, तो k इंटू k² और e की पावर 4। एक बार थोड़ा सा देख लो आप, है ना, देखिए 2π² m की जगह m, k इंटू k² और e² e4 अपॉन n² h², है ना। अब देखो एक यहाँ टर्निंग पॉइंट है, हालांकि उससे आप भूल भी जाओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और याद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर अभी मैं n को आइसोलेट कर दूंगा, ये n तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन n को आइसोलेट करने से ये रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं बनता। रिडबर्ग कांस्टेंट बनाने के लिए इस समीकरण में आपने CH का गुणा करना है और CH का भाग देना है ना। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, इधर लिख देता हूं, यानी En इज इक्वल टू CH माइनस तो लिख रहा है ना, CH अपॉन n², है ना। ये सब CH अपॉन n² ये मैंने अलग निकाल दिया। अब बाकी को मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, 2π² m k² e4 अपॉन ये h रहा और ये CH रहा, तो ये कितना हो गया, CH3, है ना। समझ में आ गई बात, CH इंटू H। अब सब ध्यान से समझना, यहां ये जो है 2π² m k² e4 अपॉन CH3, इसे कहते हैं कैपिटल R, यानी रिडबर्ग नियतांक, है ना। इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ प्रति मीटर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का मान होता है। तो ये मान अपन यहां रख देते हैं,
इसको क्या रख देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट R। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जगह पर। यहां पर आकर देखो, अगर ध्यान नहीं भी रखते हो तो अल्टीमेटली तो मेरे को अभिग्रहित नंबर 3 पे जाना है, ऊर्जा रखनी है। वहां पर ऑटोमेटिकली आपके सामने CH आ जाएगा, तो नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखवा इससे रहा हूं कि अगर हम भूल गए तो हम इसी को क्या कह देंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट, जबकि सॉरी इसी को क्या कह देंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट, जबकि रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है ना। तो सब इसलिए En इज इक्वल टू माइनस इस पूरे को तो क्या लिख दे, R CH अपॉन N स्क्वायर, है ना। ये अपने को चाहिए था ऊर्जा का फॉर्मूला, ये मिल गया। तो सब समीकरण अपन कितनी दे चुके हैं उस हिसाब से देख लें इसको आगे, है ना। तो हमने कौन कौन सी समीकरण दे दी है पहले वो देख लें। ये समीकरण 1 2 3, तो उसको 4 नंबर लिख देते हैं ना। तो ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4, ये चाहिए था हमें। तो सारी मेहनत त्रिज्या ज्ञात करना, वेग ज्ञात करना इस फॉर्मूले के लिए, है ना। अब आप क्योंकि RCH का जब कैलकुलेशन करें, R कांस्टेंट है, C प्रकाश का वेग है, H प्लांक कांस्टेंट है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन मान रख दें तो लिख दें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N स्क्वायर, ठीक है साहब। ये अपन ने अंकों में भी निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 5। हालांकि अपना काम तो 4 से चल जाएगा, लेकिन अब यहां से मैं आपको पहले इस फॉर्मूले को समझाया और हाइड्रोजन के विविक्त ऊर्जा स्तर दिखा देता हूं, है ना। सारी बात पहले समझाता हूं इस 5 में से ना। तो सब यहां पर लिख दें, हाइड्रोजन परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर। अब आप देखना सब, अपन यहां लिख लेते हैं, बार बार उधर कहां जाएंगे। En बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N स्क्वायर, है ना। अभी पूरा विश्लेषण करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। अब देखो N बराबर 1, है ना, यानी प्रथम कक्ष। ऊर्जा बोले E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यह निम्नतम ऊर्जा है, इससे कम ऊर्जा नहीं होती, है ना। तो यह हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था कहलाती है ना। तो बाय द वे अगर मूल ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 13.6, या निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो भी यही होगी 13, है ना। अब देखो N बराबर 2, है ना, यानी द्वितीय कक्ष, सेकंड ऑर्बिट। अब यहां पे देखें माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये कहलाती है प्रथम उत्तेजित अवस्था। ये दूसरे नाम है ना। प्रथम कक्ष में, अब द्वितीय कक्ष में पूछ ले तो भी आप माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलोगे, और प्रथम उत्तेजित अवस्था पूछे तो प्रथम उत्तेजित अवस्था भी है, क्योंकि ये तो मूल अवस्था है। ये तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था या निम्नतम, है ना।
दोनों ही बोल दो, कैसे भी बोलो, है ना, वो बात तो एक ही रहेगी। निम्नतम अवस्था, है ना। अब इसी प्रकार एक और निकालता हूं ना, फिर अपन पूरा विश्लेषण कर ही रहे। n बराबर 3 के लिए अब तृतीय कक्ष हो गया, है ना। E3 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 का स्क्वायर। ये सब कैलकुलेट करोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसे कहेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अपन स्वाभाविक रूप से बात हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो एक तो आप ये ध्यान रखना, जो भी बात चल रही है वो हाइड्रोजन की ही चल रही है। अब इस प्रकार उच्चतम की बात करें तो n बराबर अनंत, है ना, ये उच्चतम कक्ष है। क्लियर? उच्चतम कक्ष है, तो इसमें देखें ये अनंत -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n की जगह रख दें अनंत, है ना, ये हो जाएगी 0। इसको कहते हैं उच्चतम ऊर्जा अवस्था, है ना। ये कहलाएगी हाइड्रोजन की उच्चतम ऊर्जा अवस्था। अब देखो बात को समझो, जो ये सूत्र है, ये सूत्र बताता है कि हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर सतत नहीं है, विविक्त है। इनमें कहां कंटिन्यूटी दिख रही, किसी प्रकार की निरंतरता इस ऊर्जा में नहीं दिखती है। तो सब सूत्र En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर विविक्त हैं। अब देखो बात, जो प्योर साइंस का बंदा है, प्योर साइंस फिजिक्स पढ़ता है, वो तो यही समझ गया कि स्पेक्ट्रम रेखीय आएगा। तभी तो कहा है विविक्त ऊर्जा स्तर, तो स्पेक्ट्रम अब सतत आ ही नहीं सकता। देखो ना, ऊर्जा में कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो सब अपनी सफलता का बोहर को यही पता चल चुका था कि साहब मैं रेखीय स्पेक्ट्रम प्रमाणित कर दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि ऊर्जा स्तरों में निरंतरता नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्तर विविक्त है। प्रथम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा न्यूनतम होती है, फिर जैसे जैसे कक्षा का क्रम बढ़ता जाएगा ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अनंतवें कक्ष में ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो सब क्योंकि En इज प्रोपोर्शनल टू -1/n स्क्वायर, है ना सब, 1/n स्क्वायर। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे कक्षा के क्रम में वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अनंतवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 हो जाएगी। तथा इस सूत्र में लगा माइनस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधन में है, बाउंड है। क्योंकि ऋण चिन्ह ऊर्जा में अगर ऋण चिन्ह है या यांत्रिक ऊर्जा में ऋण चिन्ह है, तो इस बात को दर्शाता है कि बॉडी बाउंड है, बंधी हुई है। जैसे मान लीजिए अपन पृथ्वी की कुल ऊर्जा देखें तो पृथ्वी की कुल ऊर्जा भी ऋणात्मक ही निकलेगी, क्योंकि पृथ्वी सौर परिवार के या सूर्य के चारों ओर चक्कर में काटती है, तो स्वाभाविक है पृथ्वी सूर्य के बंधन में है। उसे बंधन मुक्त करने के लिए आप जो ऊर्जा देते हो उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो सब यांत्रिक ऊर्जा में अगर ऋण चिन्ह आता है तो आप समझ लीजिए कि बॉडी बाउंड है, बंधी हुई है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन बंधन में है ना, और स्वाभाविक है उसे बंधन मुक्त करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे आप आयनन ऊर्जा के नाम से केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये तो साहब होगी ऊर्जा की बात। अब अपन हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दे रहे, यही अल्टीमेटली अपना टारगेट था, है ना साहब। तो साहब अब आ जाओ नंबर 4 पर। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित
विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, है ना। अल्टीमेटली स्पेक्ट्रम का पता तो अपने को वेवलेंथ से ही पड़ेगा और बोहर उसी को तलाशने जा रहे हैं। अब साहब ये तैयारी थी, अब आप समझ लो इतनी जो मेहनत करने का कारण था वह तीसरा अभिग्रहित था। तो तृतीय अभिग्रहित से यानी अपन इस समीकरण पे आ जाए वापिस, ये जो अपन ने आते से लिखी थी, है ना, क्लियर। तो सब तृतीय अभिग्रहित से तृतीय अभिग्रहित से, है ना। अब इसको अगले पेज पे ले जाता हूं, नहीं तो फिर बार बार इधर आना पड़ेगा, है ना। तो तीसरा अभिग्रहित क्या था, एच न्यू बराबर En2 माइनस En1। अब देखो, क्योंकि न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, ये तो यहां रख देंगे, वह En अपन ने निकाल लिया माइनस RCH अपॉन n²। ये समीकरण 4 लिखी थी मैंने, ये वाली, है ना। आराम से देखते चलो आप, ये सारी मिलती, ये लिखती माइनस RCH अपॉन n²। अब सब इसका यूज करके ऊर्जा में रख दो ना, रखो सब, इसलिए H C अपॉन लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू En2, इससे लिखो माइनस RCH n² माइनस En1 का मान लिखो, इसी से लिखो, है ना, माइनस RCH अपॉन n1², माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, SC अपॉन लैम्डा, RCH को तो बाहर ले लें, है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन n1² और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन n2²। अब मैंने आपसे कहा था ना, अगर CH का वहां गुणा भी न करते आप तो वो तो यहां आ जाता। देख लो अब आप, ये CH आ रहा है, ये आ गया CH, है ना, यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अब इसे तरंग संख्या कहते हैं, है ना, इसे तरंग संख्या न्यू बार भी कहते हैं, है ना। इसलिए 1 अपॉन लैम्डा बराबर न्यू बार R 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। ठीक है साहब, तो वही समीकरण है, वो तो एक सिंबल की वजह से दोबारा लिख दी। तरंग दे रही यहां से निकाल दें समीकरण, अब इसको एक ही दे दें यहां, तो है ना, एक से तरंग दे रहे निकालो सब, 1 अपॉन लैम्डा R, एलसीएम ले लो, सिंपल, है ना, n1² इंटू n2², यानी n2² माइनस n1², या लैम्डा इज इक्वल टू, अब सब उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन R, है ना, और यहां आ जाएगा आपके n1² इंटू n2² अपॉन n2² माइनस n1²। तो साहब अगर तरंग देरे निकालनी है आपको, तो आप समीकरण से निकालो आराम से, वो तो यही चीजें सेम है ना, एलसीएम लेके अपन ने उस तरह से दे। तो ये सब हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दे रही। अब अपन रेखीय स्पेक्ट्रम को प्रूव करते हैं, है ना। तो सब अगला टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं दोबारा से। देखिए,
हमारा मुख्य उद्देश्य था ये, क्योंकि बोहर को सिद्ध करना था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य के बिना सिद्ध नहीं हो सकता था। तो इस जो अभिग्रहित है इसको फुलफिल करना था। इसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए त्रिज्या निकाली, उसी के लिए वेग निकाला, फिर ऊर्जा निकाली। ऊर्जा का ठीक है हमने विस्तार कर दिया, ऊर्जा के से कई पहलू समझा दी, लेकिन टारगेट यही था। अब ये ऊर्जा का मान हमने इसमें पुट कर दिया, ये तरंग संख्या निकल गई और ये वेवलेंथ निकल गई। अब आ जाओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो सब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरण उत्सर्जित होती है, जिससे हम स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर से यानी किसी विशेष ऊर्जा स्तर से किसी अन्य विशेष ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होगा तो निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरण उत्सर्जित होगी, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखा कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रमी रेखा की ऊर्जा उन दो ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है ना। यह स्वाभाविक है कि यह अपन ने लिख भी रखा, ऊर्जा En2 माइनस En1। दोबारा से बोल देता हूं, क्रम टूट गया ना। जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरण उत्सर्जित होती, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य या ऊर्जा उन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है। वो साफ दिखाई रखा है। ये दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ समझना। यदि उच्च ऊर्जा स्तरों से, अब स्तरों बोल दिया, उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी एक ऊर्जा स्तर में हो तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह उत्सर्जित होते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी श्रृंखला कहते हैं, जैसे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैंकट, फुंड आदि। दोबारा सुने। यदि उच्च ऊर्जा स्तरों से या विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों से किसी विशेष या किसी एक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह यानी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैंकट, फुंड कहते हैं। तो 3 पैराग्राफ में बात है। अब सब पहली स्पेक्ट्रमी श्रेणी नंबर 1 है ना, लाइमन श्रेणी। क्लियर। हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्रथम ऊर्जा स्तर में हो, सारे ऊपर वाले से ना। तो हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्रथम ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित विकिरण श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइमन के लिए N1 बराबर 1 ये रहा, है ना। वह N2 बराबर 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, है ना। इसलिए 1 अपॉन लैम्डा लाइमन, ये लाइमन यहां से लिख दो, 1 अपॉन लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू R। लाइमन के लिए N तो फिक्स हो गया, N1 तो फिक्स है। इधर आ जाता हूं मैंने, N1 तो फिक्स है ना। अब N2 के पास, N2 के लिए आपका ऑप्शन है, इससे N2 को तो मैं N2 ही लिखूंगा। N2 के तो आपका बहुत सारे ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से समझें, है ना। लाइमन की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए N2 बराबर 2। लाइमन की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए N2 बराबर 2, है ना। पर
तरंग दैर्घ्य आती है 1216 एंगस्ट्रॉम, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए n2 बराबर रखना अनंत, पर तरंग दैर्घ्य आती है 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब लाइनमन में अनंत रेखाएं हैं। मैंने सबसे कम मान क्या रखा, ध्यान से देख लो, एक को ध्यान से समझ लो, फिर बाकी। सबसे कम मान रखा, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 2। सबसे कम मान रखा तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाइनमन की क्या है 1216, और सबसे ज्यादा मान क्या रखा अनंत, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितना आया 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो इसका मतलब लाइमन श्रेणी 912 से स्टार्ट हुई और 1216 पे खत्म होगी। अब आप जानते हैं कि दृश्य परास क्या है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो तरंग दैर्घ्य ये तो दृश्य परास से कम है, तो ये सब लाइमन श्रेणी, यानी ये श्रेणी, ध्यान रखना, अभी लाल पेन से लिख रहा हूं, ये श्रेणी किसमें पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है ना, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, दिखाई नहीं देगी साफ है ना। क्लियर? ये विजिबल नहीं है, लाइमन कभी दिख ही नहीं सकती, क्योंकि किसमें दिख रही है, पराबैंगनी, 3800 से कम है। तो देखो लाइमन में अनंत तरंगे हैं, अनंत स्पेक्ट्रम ही रेखा, बारीक बारीक जूम करोगे तो अलग अलग दिखेंगी, है ना। तो लाइमन में अनंत रेखाएं, पर तरंग दैर्घ्य 912 से 1216। तरंग दैर्घ्य आप अलग से, मैंने फॉर्मूला भी बना रखा है, आप तरंग दैर्घ्य इससे भी निकाल सकते हो। इसमें n1 बताई दिया आपको, n2 मैंने बताई दिया, है ना। अब आ जाओ लाइमन के बाद बामर श्रेणी, समझा, बामर श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण दूसरे ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित विकिरण श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। यानी बामर के लिए n1 बराबर 2 व n2 बराबर 3, 4 अप टू इंफिनिटी 1/λ बामर इज इक्वल टू r। अब n1 तो फिक्स है ना, n2 के मान अब आपका बहुत सारे हैं, है ना साहब, n2 के मान तो अनंत है। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए n2 का सबसे छोटा मान जैसे ऊपर है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए n2 बराबर 3, पर लैम्डा आती है 65-63 एंगस्ट्रॉम। ये लाइन बामर की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए n2 बराबर अनंत। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य n2 बराबर अनंत पर यह आती है 3646। देखो एक्यूरेट नहीं भी हो तो आपका फॉर्मूला दे रखा है। अब देखो सब, ये 3800 से 7800 के रेंज में आ गई। 3646 थोड़ा सा भाग इसका अदृश्य, यानी थोड़ा सा पार्ट किसमें जा रहा है, इसका पराबैंगनी में जा रहा है थोड़ा सा। भाई 3646 से 3800, ये इतना सा पोर्शन इसका किसमें जा रहा है, पराबैंगनी में, है ना। बाकी तो किसमें आ रहा है, दृश्य क्षेत्र में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको एक ही श्रेणी है जो दिखाई देती है, वो कौन सी, बामर। तो सब यह श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सब आप ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि हर श्रेणी दृश्य में नहीं है, बल्कि बामर श्रेणी है दृश्य में। ये सब रेखीय स्पेक्ट्रम प्रूव हो जाता है। पहले मैं 3 और 4 और लिख, 3 तीसरा है ना, लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी है ना। अब तुरंत लिख देता हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। पाश्चन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो, n1 बराबर 3
व N2 बराबर 4, 5 अप टू सब में अनंत तरंगें हैं, सब में तरंगों की संख्या अनंत है ना। तो सब पाश्चन श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण तृतीय ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित विकिरण श्रृंखला को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। यानी 1/λ पाश्चन इज इक्वल टू R, N1 फिक्स है ना, N2 के मान सभी जगह अनंत हैं। अब आप आगे की तरंग दैर्घ्य मत निकालो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 8220 तरंग दैर्घ्य सबकी आप निकाल सकते हो। मैं बार बार पीछे ले जाता हूं आपको, ये फॉर्मूला है, आप तरंग दैर्घ्य जिसकी चाहे निकाल लेना, N1 N2 के मान रखने होते हैं जो आपको बताएं। तो इसकी तरंग दैर्घ्य 8220 करीब आती है, यानी यह अवरक्त की निचली वाली सतह है। तो सब यह है निकट अवरक्त क्षेत्र है ना, बस बाकी तो आप समझ ही गए। निकट अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है ना, ये हटा देता हूं, बस आपको तो उसी से काम चल जाएगा कि साहब ये निकट अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसी प्रकार पाश्चन बैंकट और फुंड है ना, बैंकट फुंड को पहले एक साथ लिख लेते हैं, फिर मैं दोनों के बारे में बताता हूं। बैंकट श्रेणी है ना, बैंकट श्रेणी में N1 बराबर 4 है व N2 बराबर 5, 6 यानी हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण चतुर्थ ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित विकिरण श्रृंखला को ब्रैंकेट श्रेणी कहते हैं। 1/λ ब्रैंकेट इज इक्वल टू R, ब्रैंकेट में N1 फिक्स है, सब में N1 फिक्स होता है, 4 स्क्वायर है, माइनस N2 अनंत होते हैं, N2 की अनंत वैल्यू है। इसी प्रकार नंबर 5 में ब्रैंकेट फुंड है ना, फुंड श्रेणी, अगर फुंड श्रेणी की बात करें तो N1 बराबर 5 व N2 बराबर 6, 7 अप टू इन्फिनिटिव है ना। इसलिए 1/λ फुंड इज इक्वल टू R, वही N1 फिक्स माइनस N2 स्क्वायर है ना। अब बैंकट और फुंड ये दोनों ही श्रेणियां चरम अवरक्त यानी अवरक्त में ऊपर ही ऊपर पाई जाती हैं। दोनों ही श्रेणियां चरम अवरक्त क्षेत्र इसमें पाई जाती है। क्लियर साहब, इसको तो मिटा दे हमें ना, इससे तो कोई मतलब रहा ही नहीं अब आपको, तो ये तो खत्म कर देते हैं अपन। अब मैं आपको समझाता हूं कि बोहर को सफल क्यों माना गया। अब ध्यान से देखो आप, है ना, लाइमन में 912 से 1216 एंगस्ट्रॉम आपको तरंग दैर्घ्य मिल रहा है, जो मैंने दिखा दिया। दृश्य क्षेत्र में यह है नहीं। अब अंतिम तरंग कितने तरंग दैर्घ्य की रही? 1216 की। क्लियर। अब आज आ जाओ बामर को। बामर में देखो, बामर में स्टार्ट कहां से? 3646 से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वहां एंड कहां था? 912 से 1216, ये होगी लाइमन। अब लाइमन के बाद जो बामर आई, बामर क्या 1217 से चालू होगी? नहीं, कंटिन्यू कहां है? बल्कि बामर तो स्टार्ट कहां से हुई? 3646 एंगस्ट्रॉम से। क्लियर। तो बामर 3646 से एंगस्ट्रॉम से चालू हुई, तो फिर इसका मतलब 1216 से और 3646 इस बीच में गैप आ रहा है, और गैप आ गया तो स्पेक्ट्रम सतत नहीं है। तो साहब ये सिद्ध हो गया, अपने को इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। जैसे अपन यहां पे मैं आपको साइड में बता दूं, इसी जगह पर, है ना, कि साहब यहां पे ले लेते हैं, चलो अगले में ले लें ना, पर यहां पे चीज लेते हैं ना सब, क्योंकि फिर आगे देखो ये सब आप तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझो। ये लाइमन की पहली रेखा 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये लाइमन की अंतिम रेखा 1216 एंगस्ट्रॉम, इसमें लाइमन खत्म हो गया। अब इस 912 से 1216 के बीच में अनंत रेखा है, क्योंकि N2 के मान आपने 2, 3, 4, 5, 6 अप टू अनंत रखा है। ये दृश्य क्षेत्र में नहीं आ रही। अब अगली को देखें तो अगली आती है बामर।
लेकिन बामर स्टार्ट कहां से हो रही है? बस आप एक कोई पकड़ लो, आप ज्यादा को मत को। बामर स्टार्ट हो रही है 3646 एंगस्ट्रॉम, और एंड का हो रहा है इसका 65-63। एंड को छोड़ो आप, ये आपकी बामर ही दिखती है ना, दृश्य क्षेत्र में है ये। अब एक बार बताओ कि ये बीच में क्या आया? बीच में गैप आ गया, यानी बीच में अंधेरा है। हालांकि 1216 भी अंधेरा ही है, लेकिन 1216 से 3646 इस बीच की तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं हो रही भाई। कंटिन्यू यानी सतत स्पेक्ट्रम तो उसे कहते हैं जिसमें हर तरंग दैर्ध्य की विकिरण प्राप्त हो। तो हर तरंग दैर्ध्य की कहां हो रही? लाइमन में 912 से 1216 प्राप्त हो रही है, और बामर में 3646 से 65-63 प्राप्त हो रही है। तो 1216 से 3646 के बीच में गैप है, इसका मतलब स्पेक्ट्रम सतत नहीं है, और स्पेक्ट्रम सतत नहीं है तो उसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे भी आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए पाश्चेन है, पाश्चेन की मैंने बताई 8220, तो 65-63 के बाद अगर अपन पाश्चेन भी देखें तो 65-63 के बाद डायरेक्ट कहां चलेंगे? 8220 पर चलेंगे। तो फिर 6563 और 8220 के बीच फिर गैप आ गया। तो स्पेक्ट्रम में बीच बीच में गैप है, और ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बीच बीच में गैप हो स्वाभाविक है, उसे हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सब इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोहर द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम के जो सैद्धांतिक मान प्राप्त हुए, ये प्रायोगिक मानों से उत्तम सहमति रखते हैं। यानी आप प्रैक्टिकल वैल्यू भी निकालेंगे तरंग दैर्ध्य की, तो प्रैक्टिकल वैल्यू और जो बोहर की सैद्धांतिक वैल्यू है वो लगभग मैच करती है, लगभग बराबर पाई जाती है, इक्वल है ना। तो साहब इसलिए हम बोहर की हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सफलतम मानते हैं, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सफलतम प्रमाणित करना मानते हैं, क्योंकि जो मान सिद्धांत से या सैद्धांतिक रूप से बोहर ने प्राप्त किए वही प्रायोगिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मानों में उत्तम सहमति इस बात का प्रमाण है कि बोहर की व्याख्या हाइड्रोजन के लिए पूर्णतः सत्य है। अगर अन्य हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं के लिए बात करें तो उनकी तरंग संख्या RZ² 1/N1² -1/N2² है ना। तो ये तो हाइड्रोजन के लिए तो मैंने निकाल दिया। हाइड्रोजन के अलावा अगर अन्य परमाणुओं की हम बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के लिए तरंग संख्या निम्न सूत्र से प्राप्त करते हैं। ये सब सूत्र है जो आप हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य के लिए आप इससे तरंग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मात्रक 1/मीटर है, तो ये अन्य के लिए। अब अन्य प्रूव हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के जो सैद्धांतिक मान बोहर ने निकाले हैं वो प्रायोगिक मानों के लगभग बराबर हैं। इससे हम मानते हैं कि हाइड्रोजन की व्याख्या बोहर द्वारा सफल हो सकी। अब ये तो होगी साहब बोहर का काम पूरा हो गया, बोहर ने साहब सफलतापूर्वक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी। अब अपन फिजिक्स से हैं, अब अपने थोड़ा सा चक्कर है, आप इस बात का ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं, एक छोटे से उससे समझाऊं, ऊर्जा स्तर से 5 मिनट में समझा देता हूं, है ना। ये देखो, ये प्रथम ऊर्जा स्तर, ये द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये तृतीय ऊर्जा स्तर, ये चतुर्थ ऊर्जा स्तर, ये पंचम, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और अनंतवां, ऐसे ना। अब आप बात को समझने का प्रयास करना, है ना। ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, ये n बराबर 7, ये n बराबर 8 और ये n बराबर अनंत। ऊर्जा अपन लिख सकते हैं, ऊर्जा अपने को याद है, इसकी ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा अपन को पता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा अपने को पता है
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा भी अपने को पता है माइनस पॉइंट, एक मिनट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार अनंत में ऊर्जा 0 है ना, मेरे पास स्पेस बच गई उधर। अब जैसे मान लीजिए अपन लाइमन की बात करें, ये लाइमन की प्रथम तरंग, ये लाइमन की दूसरी तरंग, ये लाइमन की तीसरी तरंग, ये लाइमन की चौथी, ये लाइमन की पांचवी, ये लाइमन की छठी, ये लाइमन की सातवीं, ये लाइमन की, ऐसे है ना। अब वो बीच में जो ये लाइमन है ना, इसी प्रकार अब कलर चेंज कर लूं बीच में, ये बामर की पहली तरंग, ये बामर की दूसरी, ये बामर की तीसरी, ये बामर की चौथी, ये बामर की पांचवी, ये बामर की छठी, ये बामर की, है ना, ये सब बामर है। अगला ले लो, है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी दिखाता हूं। आप ये सब पाश्चन की पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी है ना, ये लाइमन बामर पाश्चन। ऐसे ब्रैकेट आ जाओ, अलग अलग कलर में डाल देता हूं, सबको कलर है तो। ये 1 पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाश्चन के बाद ये ब्रैकेट है ना, और लास्ट में ये एक फुंड ले लेते हैं। ये सब फुंड की पहली तरंग, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से है ना। अब अपने जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, जो कंपटीशन वालों के आ सकता है, एकेडमिक वालों के, तो जैसे लाइमन की पहली तरंग, तो लाइमन की पहली तरंग में तो n1 बराबर तो 1 लिख दोगे आप। पहली तरंग के लिए n2 बराबर कितना लिखोगे? 2। ये पहली तरंग ये रही, है ना। आपसे पूछी लाइमन की तीसरी तरंग, ध्यान से समझना, या बामर की तीसरी तरंग, तो बामर के लिए n1 बराबर तो 2 रख दोगे आप। अब तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, इसके लिए कितना लिखोगे? n बराबर n2 बराबर 5 लिखोगे, है ना। तो देखो mv तरंग संख्या के लिए, अब बहुत ध्यान से समझना, 1/λ r 1/n² प्लस 1/n प्लस m का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक बार में समझा देता हूं तुरंत। जैसे ये न्यूमेरिकल की बात है सब, इसलिए ना, जैसे अब मैं थोड़ा सा कैसे हटूं, जैसे मान लो पाश्चन की दूसरी तरंग, अब यहां एग्जांपल ले लेना, पाश्चन की दूसरी तरंग के लिए, अब पहले इधर दिखाता हूं। पाश्चन में n बराबर 3 तो आएगा इससे, तो पाश्चन में n बराबर 3 आएगा, ये तो कंफर्म है, क्लियर है ना। अब दूसरी पूछिए, ये पाश्चन, तो ये पाश्चन की पहली तरंग, ये पाश्चन की दूसरी तरंग। अब दूसरी तरंग के लिए कितना आएगा? n बराबर 5 आएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, 3 प्लस दूसरी है तो क्या आ गया? 5 आ गया, आया नहीं आया, है ना। तो ये आ गया साहब 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बामर की तीसरी तरंग। अब बामर की तीसरी तरंग, बामर है, n1 बराबर तो फिक्स है 2, बामर कहते हैं n1 बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। ये बामर कहते हैं n1 बराबर। अब तीसरी, तो ये बामर की पहली तरंग, ये बामर की दूसरी तरंग, ये बामर की तीसरी तरंग। तो सब तीसरी तरंग के लिए n बराबर कितना आ गया? 5। और यहां भी देखो n2 बराबर 2, कौन सी वाली? तीसरी,
ये लो सब, है ना, ये 5 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले से जैसे अपने न्यूमेरिकल जब आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में ये कहता है साहब ब्रैकेट की चौथी, या तो ये तरंग आप इससे निकालना, जोन सी भी नंबर का है, एम वी, तीसरी तो एम की जगह 3, चौथी तो एम की जगह 4, n1 तो फिक्स है ही सही, n1 तो आप जानते हो कि भाई बामन लिया तो n का मतलब 2, लाइमन लिया तो n1 का मतलब 1, अगर आपसे पार्शियन लिया तो n का मतलब n1 का मतलब 3, ब्रैकेट लिया तो n1 का मतलब 4, तो n1 तो फिक्स है ना, इसको n1 ही लिख दूं, n1 तो फिक्स है, और इसमें कितना जोड़ देना, m और देना। जैसे मान लीजिए लाइमन की पूछी है ना, लाइमन की पूछी चौथी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सर चलो 5वीं बता दूं, हर का टोटल 5 ही है। अब आपसे पूछ ले लाइमन की 5वीं तरंग, लाइमन की 5वीं, तो लाइमन का मतलब n1 बराबर 1, और 5वीं पूछी तो 1 + 5 यानी कितना आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये आपसे न्यूमेरिकल में कह दें कि फला तरंग, तो आप इससे निकाल दीजिएगा, है ना। तो बच्चों ये सब बोहर का या बोहर की सफलता और उससे संबंधित विभिन्न बातें। अब बोहर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी और भी चीजें हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज बस इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।